इन्फेक्शियस एंडोकार्डाइटिस की डायग्नोसिस के लिए ड्यूक्स क्राइटेरिया यूज़ होता है, जिसमें 2 मेजर या 5 माइनर क्राइटेरिया यूज़ होते हैं डायग्नोसिस के लिए। अब 2 जो मेजर क्राइटेरिया है उनमें 1 मेजर क्राइटेरिया और 3 माइनर क्राइटेरिया भी हो सकते हैं। मेजर क्राइटेरिया कौन से हैं? या तो पेशेंट में पॉजिटिव ब्लड कल्चर मिले हमें, इकोकार्डियोग्राफिक फाइंडिंग्स मिले, और कोई न्यू वाल्वुलर रीगर्जिटेशन हो, तो ये मेजर क्राइटेरिया है। ठीक है। इसके अलावा माइनर क्राइटेरिया में पेशेंट को प्री डिस्पोजिंग हार्ट लेजन हो या वो IV ड्रग अब्यूज़ यूज़ करता हो। ठीक है, एक ये माइनर क्राइटेरिया। दूसरा, उसको फीवर भी है अगर। इसके अलावा अगर वास्कुलर लेजन्स हैं, इकोकार्डियोग्राफिक फाइंडिंग्स भी मिली हैं हमें, माइक्रोबायोलॉजिक एविडेंस भी मिला है, इम्यूनोलॉजिक फिनोमिना में उसको ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस है या ऑसलर नोड्स हैं या रोथ स्पॉट जो कि रेटाइनल हेमरेजेस हैं या रूमेटॉइड फैक्टर भी मिल रहा है, इसमें से कोई भी इम्यूनोलॉजिक फिनोमिना, ये भी एक माइनर क्राइटेरिया कंसीडर होता है। तो ये हो गए सारे 5 माइनर क्राइटेरिया। यानी इनमें से अगर कोई भी 5 अगर माइनर क्राइटेरिया हैं पेशेंट को, तो हम डायग्नोस करते हैं उसको इन्फेक्शियस एंडोकार्डाइटिस की केस की तरह, या उसको एक इसमें से मेजर क्राइटेरिया हो। ठीक हो गया। अब आते हैं दूसरी टाइप ऑफ द एंडोकार्डाइटिस जो कि है नॉन इन्फेक्टेड वेजिटेशंस। इनमें सबसे पहली है नॉन बैक्टीरियल थ्रोम्बोटिक एंडोकार्डाइटिस NBTE। इसको हम मेरेंटिक एंडोकार्डाइटिस भी कहते हैं, जो कि हमने बेसिक में भी पढ़ा था। मेरेंटिक का मतलब होता है वेस्टिंग अवे, तो वेस्टेड जो होते हैं या डायबिटीज़ वगैरह वगैरह के पेशेंट्स, उनमें ये ज़्यादातर होती है। तो इसमें क्या होता है कि स्मॉल मासेस फिब्रिन के प्लेटलेट्स या बाकी ब्लड कंपोनेंट्स के कार्डियक वाल्व के लीफलेट्स के ऊपर डिपॉजिट हो जाते हैं। तो ये डिफरेंट है फ्रॉम द इन्फेक्शियस एंडोकार्डाइटिस, क्योंकि इसमें जो वेजिटेशन है ना, ये स्टेराइल होती हैं और उनमें कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं होगा, जिस तरह इसका नाम सजेस्ट कर रहा है। तो ये असल में हाइपर कोएगुलेबल स्टेट विथ सिस्टेमिक एक्टिवेशन ऑफ द ब्लड कोएगुलेशन की वजह से होता है। यानी सिस्टेमिकली ब्लड कोएगुलेशन का कास्केड स्टार्ट हो जाता है और पेशेंट को ऑलरेडी हाइपर कोएगुलेबल स्टेट होती है उसकी वजह से। तो ये नॉन बैक्टीरियल थ्रोम्बोटिक एंडोकार्डाइटिस करवा सकता है। अब रिस्क फैक्टर क्या है? अगर किसी को म्यूसिनस एडिनोकार्सिनोमा हो पेनक्रियास का, तो उसमें से म्यूसिन सिक्रीट होगा जो कि इसका रिस्क फैक्टर बनता है फॉर द कोएगुलेशन, और फिर एंडोकार्डाइटिस हो जाएगी। इसके अलावा अक्यूट प्रोमाइलोसाइटिक अगर ल्यूकीमिया है, एक्सेसिव बर्न्स के पेशेंट में, सेप्सिस और एंडोकार्डियल ट्रॉमा में NBTE की डेवलपमेंट होती है। अब मॉर्फोलॉजी में ये स्टेराइल नॉन डिस्ट्रक्टिव, ठीक है, नॉन डिस्ट्रक्टिव स्मॉल वेजिटेशन होती हैं, लेकिन अलॉन्ग द लाइन ऑफ क्लोजर ऑफ द लीफलेट, यहाँ पे जब लीफलेट क्लोज होता है ना, वहाँ पे ये डेवलप होंगी। अब वेजिटेशन ये किस चीज़ की बनी होती है? ब्लैंड थ्रोम्बस होता है बिना किसी इन्फ्लामेटरी रिएक्शन के, वो भी हमें नहीं मिलेगा, या इंड्यूस्ड वाल्व डैमेज भी नहीं करवाएंगे। ठीक है, ब्लैंड थ्रोम्बस की बनी होंगी ये वेजिटेशंस। अगली टाइप है नॉन इन्फेक्टेड वेजिटेशन की, लिबमैन सैक डिजीज़। इसको हम एंडोकार्डाइटिस ऑफ द सिस्टेमिक लूपस एरिथेमेटोसिस भी कहते हैं, SLE की एंडोकार्डाइटिस। तो इसमें क्या होता है, माइट्रल और जो हमारे ट्राइकस्पिड वाल्वुलाइटिस है हो जाती है SLE के पेशेंट्स में, माइट्रल और ट्राइकस्पिड वाल्वुलाइटिस। ये माइट्रल वाल्व को इन्वॉल्व करता है ज़्यादा फ्रीक्वेंटली बनस्पत एओर्टिक के, और माइट्रल रिगर्जिटेशन इसमें यूजुअल फंक्शनल एबनॉर्मलिटी होती है लिबमैन सैक एंडोकार्डाइटिस में। ठीक है, माइट्रल रिगर्जिटेशन। अब मॉर्फोलॉजी में इसमें हमें स्मॉल या मीडियम साइज़ की स्टेराइल वेजिटेशन मिलती है, या तो एक साइड पे या दोनों साइड ऑफ द वाल्व लीफलेट्स पे। ठीक है, या ये बात याद रखिए, दोनों साइड्स पे ज़्यादातर ये अफेक्ट करता है। वेजिटेशन जो एक भी हो सकती है, मल्टीपल भी हो सकती है। ग्रेन्युलर पिंक होंगी जो कि 1 to 4 मिलीमीटर होंगी अपने डायमीटर में, ठीक है, और ग्रेन्युलर पिंक होंगी। दैट्स इट, यहाँ पे ये एंडोकार्डाइटिस का भी टॉपिक कंप्लीट हो गया। अब वापस आते हैं रॉबिन्स बेसिक पैथोलॉजी में, और अगला टॉपिक इस चैप्टर का स्टार्ट करते हैं जो कि है कार्डियोमायोपैथीज एंड मायोकार्डाइटिस। तो कार्डियोमायोपैथीज एंड मायोकार्डाइटिस में जो हम टॉपिक्स पढ़ेंगे वो है, सबसे पहले हम डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी देखेंगे, फिर एरिथमोजेनिक राइट वेंट्रिकुलर कार्डियोमायोपैथी, हाइपरट्रॉफिक कार्डियोमायोपैथी, रेस्ट्रिक्टिव कार्डियोमायोपैथी, मायोकार्डाइटिस, अदर कॉजेज ऑफ द मायोकार्डियल डिजीज़। तो ये बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो कि इस टॉपिक में सब टॉपिक्स हैं जो कि हमने इस टॉपिक में कवर करने हैं। ठीक है, तो सबसे पहले ओवरव्यू थोड़ा सा ले लेते हैं कि है क्या ये कार्डियोमायोपैथीज़। असल में कार्डियक डिजीज़ जो कि इंट्रिंसिक मायोकार्डियल डिसफंक्शन की वजह से होना इंट्रिंसिकली, तो उनको हम कार्डियोमायोपैथीज़ कहते हैं। इसका लिटरली मतलब ये है कि हार्ट मसल की डिजीज़, हार्ट मसल की अपनी डिजीज़। तो ये प्राइमरी भी हो सकती हैं जो कि प्रिंसिपली मायोकार्डियम तक ही कन्फाइंड होंगी, या सेकेंडरी भी हो सकती हैं जो कि प्रेजेंट करती हैं एज ए कार्डियक मैनिफेस्टेशन ऑफ अ सिस्टेमिक डिसऑर्डर, यानी कोई और सिस्टेमिक डिसऑर्डर हुआ है और सेकेंडरीली उसने कार्डियक
मैनिफेस्टेशंस करवा दी, तो ये सेकेंडरीली भी हो सकती हैं कार्डियोमायोपैथीज़। अब कार्डियोमायोपैथीज दस डाइवर्स ग्रुप हैं जिनमें इन्फ्लामेटरी डिसऑर्डर्स भी आ जाते हैं जैसे मायोकार्डाइटिस, इम्यूनोलॉजिक डिजीजेस भी आ जाती है जैसे सार्कोइडोसिस, सिस्टेमिक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स जैसे कि हीमोक्रोमेटोसिस, मस्कुलर डिस्ट्रोफीज और जेनेटिक डिसऑर्डर्स ऑफ द मायोकार्डियल फाइबर्स, ठीक है, इनके जेनेटिक डिसऑर्डर्स भी और मस्कुलर डिस्ट्रोफीज भी आ जाती हैं। तो बहुत सी केसेस में कार्डियोमायोपैथी अननोन इटियोलॉजी की भी होती है, तो उसको हम इडियोपैथिक कह देते हैं। हाउएवर अ नंबर ऑफ प्रीवियसली जो इडियोपैथिक कार्डियोमायोपैथीज हैं वो अब शोन हुई हैं एज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ स्पेसिफिक जेनेटिक एब्नॉर्मलिटीज़ की वजह से हुई थी इन द कार्डियक एनर्जी मेटाबॉलिज्म, या फिर उसके स्ट्रक्चरल और कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स में कोई जेनेटिक एब्नॉर्मलिटीज़ आ जाती हैं। तो ये कार्डियोमायोपैथीज क्लासीफाई हुई है वैरायटी ऑफ क्राइटेरिया के हिसाब से, जिसमें अंडरलाइंग जेनेटिक बेसिस पे आ जाता है ऑफ द डिसफंक्शन। इंडिड जो कुछ एरिदमियाज हैं वो इंड्यूस करवाती हैं चैनलोपैथीज, तो वो भी इंक्लूड की गई हैं कुछ क्लासिफिकेशन में ऑफ द कार्डियोमायोपैथी, ऐड की गई अर्लियर, ठीक है। तो फॉर द पर्पस ऑफ द जनरल डायग्नोसिस के लिए और थेरेपी के लिए हाउएवर 3 टाइम ऑनर्ड क्लिनिकल, फंक्शनल एंड पैथोलॉजिकल पैटर्न्स आर रिकॉग्नाइज्ड, ठीक है। ये फिगर है 11.23 जिसमें 3 मेजर फॉर्म्स कार्डियोमायोपैथी की दिखाई गई है। एक है डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी जो कि लीड करती है प्राइमरीली टू द सिस्टोलिक डिसफंक्शन, ठीक है, इसमें सिस्टोलिक डिसफंक्शन हो जाता है, जबकि रेस्ट्रिक्टिव कार्डियोमायोपैथी और हाइपरट्रोफिक कार्डियोमायोपैथी जो हैं ये डायस्टोलिक डिसफंक्शन करवा देती हैं। अब नोट करें जो चेंजेस हैं एट्रिया के और वेंट्रिकल की डायलेशन के और वेंट्रिकल की वॉल के थिकनेस के, ठीक है, ये सारे डिफरेंट हैं जो हम डिटेल में देखेंगे। इसके अलावा ये 11.5 टेबल है जिसमें हमारे पास कार्डियोमायोपैथीज फंक्शनल पैटर्न्स गिवन हैं और उनके कॉजेज़। तो डायलेटेड वाली है हाइपरट्रोफिक रेस्ट्रिक्टेड। डायलेटेड जो कार्डियोमायोपैथी होती है उसमें लेफ्ट वेंट्रिकल का जो इजेक्शन फ्रैक्शन होता है वो लेस देन 40% हो जाता है। इसका मैकेनिज्म ये है कि कॉन्ट्रैक्टाइलिटी जो है ना वो इम्पेयर हो गई है, तो इसमें सिस्टोलिक डिसफंक्शन हमें मिलता है डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी में। तो डायलेटेड मायोपैथी हुई क्यों है, इसके कॉजेज़ हैं, जेनेटिक कॉजेज़ हैं, इसके अलावा अल्कोहल की वजह से, पेरीपार्टम, मायोकार्डाइटिस, हीमोक्रोमेटोसिस, क्रोनिक अनीमिया, डॉक्सोरोबिसन, सार्कोइडोसिस और इडियोपैथिक कॉजेज़ हैं। तो डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी में जो सेकेंडरी मायोकार्डियल डिसफंक्शन होता है जो मिमिक करता है कार्डियोमायोपैथी को वो है इस्केमिक हार्ट डिजीज़, वाल्वुलर हार्ट डिजीज़, हाइपरटेंसिव हार्ट डिजीज़ और कंजेनाइटल हार्ट डिजीज़। दैट्स इट। दूसरी है हमारे पास हाइपरट्रोफिक कार्डियोमायोपैथी, उसमें अब लेफ्ट वेंट्रिकल का इजेक्शन फ्रैक्शन 50% से 80% हो जाता है हाइपरट्रोफिक में। तो इसमें मेन जो मसला हुआ है वो डायस्टोलिक डिसफंक्शन का है कि मतलब कंप्लायंस जो है वो इम्पेयर हो गई है क्योंकि वो डायलेट नहीं कर पा रहा, कंप्लायंट नहीं है, हाइपरट्रोफीड हो गया है, तो डायस्टोलिक डिसफंक्शन होगा। तो इसमें भी जेनेटिक कॉजेज़ हैं, फ्रेडरिश अटेक्सिया भी इसका कॉज है, स्टोरेज डिजीज़ याद रखिएगा, इन्फेंट्स ऑफ द डायबिटिक मदर्स में ये हाइपरट्रोफिक कार्डियोमायोपैथी होती है। तो सेकेंडरी मायोकार्डियल डिसफंक्शन इसमें जो है वो हाइपरटेंसिव हार्ट डिजीज़ हो जाना और एओर्टिक स्टीनोसिस, जो मतलब इसी को मिमिक करती है ना कार्डियोमायोपैथी को, वो ये 2 कंडीशंस है, एओर्टिक स्टीनोसिस, ज़ाहिर सी बात है वो स्टीनोस्ड है तो और ज़्यादा उसकी हाइपरट्रोफी हो जाएगी, और हाइपरटेंसिव हार्ट डिजीज़ में भी। देन है रेस्ट्रिक्टिव कार्डियोमायोपैथी, तो इसमें बस 45 to 90% जो है लेफ्ट वेंट्रिकल का इजेक्शन फ्रैक्शन होगा। नॉर्मल इजेक्शन फ्रैक्शन की वैल्यू आपने याद रखनी है 50 to 65% होती है, तो इसमें रेस्ट्रिक्टिव में 45 to 90% हो सकती है। मैकेनिज्म है कि इसमें भी डायस्टोलिक डिसफंक्शन हुआ है, वही के कंप्लायंस ही इम्पेयर हुई है, तो उसमें रेस्ट्रिक्टिव के कॉजेज़ डिफरेंट है। एक तो अमाइलोइडोसिस है कॉज, रेडिएशन इंड्यूस्ड फाइब्रोसिस जब हो जाती है तो उसमें भी रेस्ट्रिक्टेड कार्डियोमायोपैथी होती है, और इडियोपैथिक भी कॉज है। इसमें जो सेकेंडरी मायोकार्डियल डिसफंक्शन जो इस कार्डियोमायोपैथी को मिमिक करेगा वो है पेरिकार्डियल कॉन्स्ट्रिक्शन हो जाना। तो कॉन्स्ट्रिक्शन उसको रिस्ट्रिक्ट कर रही है हार्ट को, उसकी पंपिंग वगैरह को, कॉन्ट्रैक्टाइलिटी को, ठीक है। तो हमने देखा कि एक होती है डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी DCM, जिसमें एरिथमोजेनिक राइट वेंट्रिकुलर कार्डियोमायोपैथी भी आ जाती है, ठीक है। एरिथमोजेनिक राइट वेंट्रिकुलर कार्डियोमायोपैथी डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी की ही एग्जांपल है। दूसरी टाइप हाइपरट्रोफिक कार्डियोमायोपैथी एंड तीसरी रेस्ट्रिक्टिव। अब तीनों मेजर पैटर्न में जो डायलेटेड वाली कार्डियोमायोपैथी है ये बहुत ही कॉमन है, 90% केसेस में होती है। रेस्ट्रिक्टेड वाली बहुत ही लीस्ट फ्रीक्वेंट है।
अब हर एक जो पैटर्न है इसमें स्पेक्ट्रम ऑफ क्लिनिकल सीवियरिटी मौजूद है और कुछ केसेस में क्लिनिकल फीचर्स आपस में ओवरलैप भी करते हैं। तो इसके साथ साथ हर एक जो ये पैटर्न है ये स्पेसिफिक आइडेंटिफाइबल कॉज की वजह से होता है या फिर ये इडियोपैथिक भी हो सकता है, वो भी हमने सारे टेबल में देखे। तो सबसे पहले डिटेल में देखेंगे डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी। इसमें क्या होता है कि डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी में प्रोग्रेसिव कार्डियक डायलेशन हो जाएगी और कॉन्ट्रैक्टाइल यानी सिस्टोलिक डिसफंक्शन हो जाएगा कि वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पा रहा क्योंकि डायलेट हो गया है। ठीक है, प्रोग्रेसिवली डायलेट कर जाएगा, उसकी कॉन्ट्रैक्टाइलिटी डिसफंक्शन यानी सिस्टोलिक डिसफंक्शन हो जाएगा। तो यूजुअली ये कंकरेंट हाइपरट्रॉफी के साथ भी होता है क्योंकि जब भी डायलेशन होती है साथ साथ हाइपरट्रॉफी अक्सर होती है रिगार्डलेस ऑफ द कॉज। द क्लिनिकोपैथोलॉजिक पैटर्न इसमें सिमिलर होते हैं। पैथोजेनेसिस इस तरह है कि आल्दो बहुत से इंडिविजुअल जिनको डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी है उनको फैमिलियल यानी कि जेनेटिक फॉर्म डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी जो है मतलब होगी, फैमिली जेनेटिक फॉर्म भी होगी। इसके अलावा ये डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी जो है ना वेरियस एक्वायर्ड मायोकार्डियल इंसर्ट्स की वजह से भी होता है। उसमें क्या आ जाता है, एक तो जेनेटिक तो हो गया, एक्वायर्ड में मायोकार्डाइटिस, जैसे अगर कोई इन्फ्लेमेटरी डिसऑर्डर है जो कि प्रिसीड करता है डेवलपमेंट ऑफ द कार्डियोमायोपैथी को इन एटलीस्ट सम केसेस, और ये कभी कभार वायरल इन्फेक्शंस की वजह से भी होता है मायोकार्डाइटिस। ठीक है, दूसरा इसमें एक्वायर्ड कॉज है डायलेटेड कार्डियोमायोपैथीज का टॉक्सिसिटीज़, जिसमें एडवर्स इफेक्ट्स आ जाते हैं हमारी कीमोथेरेप्यूटिक एजेंट्स के और क्रोनिक अल्कोहलिज्म की वजह से। तो हिस्ट्री है जिसमें 10 to 20% केसेस में ऐसा हुआ है। ठीक है, टॉक्सिसिटीज़ इस तरह की। प्रेगनेंसी में भी डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी होता है जिसको हम पेरीपार्टम कार्डियोमायोपैथी कहते हैं। स्ट्रेस प्रोवोक्ड भी होती है और टैकीकार्डिया इंड्यूस्ड भी। बाय द टाइम ये जब डायग्नोस होती है तो डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी फ्रीक्वेंटली पहले से ही प्रोग्रेस कर चुकी होती है एंड स्टेज डिजीज़ की तरफ। हार्ट जो है डायलेट हो चुका होता है और पुअरली कॉन्ट्रैक्टाइल हो जाता है ऑटोप्सी के टाइम पे या फिर कार्डियक ट्रांसप्लांट के वक्त, और ये फेल कर जाएगा टू रिवील एनी स्पेसिफिक पैथोलॉजिक फीचर्स। नेवरथलेस जो जेनेटिक और एपिडेमियोलॉजिक स्टडीज़ हैं वो सजेस्ट करती हैं कि एटलीस्ट 5 जनरल पाथवेज जो है ना ये एंड स्टेज डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी की तरफ ले जाती हैं। 5 जनरल पाथवेज हैं। पहला है जेनेटिक कॉजेज़। जेनेटिक कॉजेज़ में कह रहा है कि डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी में हेरिडिटरी बेसिस 20 से 50% केसेस में मिली है। तकरीबन 50 से ज़्यादा जीन्स जो हैं वो म्यूटेटेड मिले हैं इस तरह की कार्डियोमायोपैथी में, जिसमें ऑटोजोमल डोमिनेंट इनहेरिटेंस जो है ये प्रीडोमिनेंट पैटर्न है। म्यूटेशन जो है ना वो साइटोस्केलेटल प्रोटीन्स को या फिर उन प्रोटीन्स को जो कि सार्कोमेयर को साइटोस्केलेटन के साथ लिंक कर रहा है, उन प्रोटीन्स में म्यूटेशन आ जाती है, जैसे फॉर एग्जांपल अल्फा कार्डियक एक्टिन। अब ये कॉमनली इन्वॉल्व होता है। इसके अलावा एक्स लिंक्ड डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी भी बहुत फ्रीक्वेंटली एसोसिएटेड होती है म्यूटेशंस के साथ, जो कि डिस्ट्रोफिन में आ जाती है। डिस्ट्रोफिन एक सेल मेम्ब्रेन का प्रोटीन है जो कि फिजिकली कपल करता है इंट्रासेलुलर साइटोस्केलेटन को एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स के साथ। ठीक है, इंट्रासेलुलर साइटोस्केलेटन को एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स के साथ डिस्ट्रोफिन कपल करता है, तो इसमें म्यूटेशन आ जाती है एक्स लिंक्ड वाले केसेस में। अब जो अनकॉमन फॉर्म्स है डायलेटेड कार्डियोमायोपैथीज की, उनमें क्या होता है कि म्यूटेशन माइटोकॉन्ड्रियल जो प्रोटीन्स में आ जाती हैं, माइटोकॉन्ड्रियल प्रोटीन्स में, जो कि हमारी ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन को इन्वॉल्व करती हैं या फिर फैटी एसिड की बीटा ऑक्सीडेशन को। ये प्रिजुमेबली डिफेक्टिव एटीपी जनरेशन करवा देगा, एटीपी ही नहीं बनेंगे। इसके अलावा जेनेटिक जो फॉर्म्स हैं डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी की, वो है कि साइटोस्केलेटल प्रोटीन जैसे कि डेस्मिन, इसमें जो है म्यूटेशन आ जाए। ये क्या है, ये प्रिंसिपल इंटरमीडिएट फिलामेंट प्रोटीन होती है कार्डिक मायोसाइट्स के अंदर। इसके अलावा न्यूक्लियर लैमिन्स ए एंड सी, इनमें भी हो सकती है म्यूटेशन। तो सिंस जो कॉन्ट्रैक्टाइल मायोसाइट्स हैं और कंडक्शन फाइबर्स जो हैं हमारे, ये कॉमन डेवलपमेंटल पाथवे शेयर करते हैं, तो कंजेनाइटल कंडक्शन की जो एबनॉर्मलिटीज़ है ये आल्सो फीचर हो सकता है इनहेरिटेड फॉर्म्स ऑफ द डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी का। दैट्स इट। अगला पाथवे है इन्फेक्शन। अब देखिए, न्यूक्लिक एसिड यानी फुटप्रिंट्स कोक्सेकी वायरस बी का या फिर किसी और इंटेरो वायरस का ओकेजनली डिटेक्ट हुआ है इन द मायोकार्डियम फ्रॉम द लेट स्टेज ऑफ द डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी पेशेंट, उनके हार्ट में से मिला है। अब मोर ओवर सीक्वेंशियल जो एंडोमायोकार्डियल बायोप्सीज हैं उन्होंने डॉक्यूमेंट किए हैं इंस्टेंसेस जिनमें इन्फेक्शियस मायोकार्डाइटिस जो है वो प्रोग्रेस कर जाती है डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी की तरफ। ठीक है, ये इसमें प्रोग्रेस कर जाएगी।
अब सिंपली जो फाइंडिंग वायरल ट्रांसक्रिप्ट्स या डेमोन्स्ट्रेटिंग एलिवेटेड एंटीवायरल एंटीबॉडी टाइटर जो मिले हैं, ये सफिशिएंट होते हैं टू इन्वोक अ मायोकार्डाइटिस दैट वाज मिस्ड इन इट्स अर्ली स्टेजेस। यानी उन्हीं एंटी वायरल एंटीबॉडीज़ के टाइटर बड़े हुए मिले थे, लेकिन उसने मायोकार्डाइटिस करवा दिया था, ये मिस हो चुका था अर्ली स्टेजेस में। तो कॉन्सिक्वेंटली मैनी केसेज जो डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी के, ये एट्रीब्यूट हुए वायरल इन्फेक्शंस की वजह से, इवन दो इन्फ्लामेशन एब्सेंट होगी फ्रॉम द एंड स्टेज हार्ट, ठीक है, उसमें बेशक इन्फ्लामेशन नहीं है, लेकिन ये हुई वायरल इन्फेक्शन की वजह से। तो ये सभी एविडेंस मिले हैं। अगला पाथवे है अल्कोहल या फिर कोई और टॉक्सिक एक्सपोजर। तो देखिए अल्कोहल जो है ना, ये स्ट्रांगली एसोसिएटेड होती है डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी की डेवलपमेंट के साथ। अब अल्कोहल और उसके मेटाबोलाइट स्पेशली जो एसिटाल्डिहाइड है, इसका डायरेक्ट टॉक्सिक इफेक्ट होता है हमारे मायोकार्डियम के ऊपर, ठीक है। अब मोरोवर क्रोनिक अल्कोहलिज्म जो करते हैं तो उनमें थायमिन की डेफिशिएंसी होती है, ये इंट्रोड्यूस कराती है एलिमेंट ऑफ बेरी बेरी हार्ट डिजीज़। तो डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी आल्सो जब एक्सपोजर हो किसी और टॉक्सिक एजेंट से, जैसे कोबाल्ट हो गया और पार्टिकुलर जो डॉक्सोरूबिसिन है हमारी कीमोथेरेपेटिक ड्रग, उसकी वजह से भी डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी हो सकती है। देन पेरीपार्टम कार्डियोमायोपैथी की बात करें तो लेट इन द जेस्टेशन या फिर सेवरल वीक्स से लेके महीनों तक जो पोस्टपार्टम, उस वक्त में ये पेरीपार्टम कार्डियोमायोपैथी होती है। इसकी इटियोलॉजी मल्टीफैक्टोरियल है, इसमें प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन भी आ जाता है, वॉल्यूम ओवरलोड, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी, मेटाबॉलिक डिरेंजमेंट्स जैसे फॉर एग्जांपल जेस्टेशनल डायबिटीज़ और या फिर इम्यूनोलॉजिक रिस्पॉन्सेज। अब रीसेंट वर्क सजेस्ट करता है कि प्राइमरी डिफेक्ट जो है वो इम्पेयर्ड एंजियोजेनेसिस में आ जाता है विद इन द मायोकार्डियम, जिसके नतीजे में क्या हो जाएगा, अब इम्पेयर्ड एंजियोजेनेसिस हुई है तो जाहिर सी बात है ब्लड वेसल्स नहीं बनी तो इस्केमिक इंजरी हो जाएगी। अब एंटी एंजियोजेनिक जो क्लीवेज प्रोडक्ट्स होते हैं ना ऑफ दी हार्मोन प्रोलैक्टिन, जो कि राइज कर जाते हैं लेट इन द प्रेगनेंसी, ठीक है, लेट प्रेगनेंसी में ये बढ़ जाते हैं ना एंटी एंजियोजेनिक क्लीवेज प्रोडक्ट, जिसमें हमारा प्रोलैक्टिन हार्मोन आ जाता है, और इसके अलावा प्लेसेंटल डिराइव्ड एंटागोनिस्ट टू द वास्कुलर एंडोथेलियल ग्रोथ फैक्टर, इसके एंटागोनिस्ट जो कि प्लेसेंटा से डिराइव हुए हैं, तो ये इसमें इम्प्लीकेट हुए हैं। जाहिर सी बात है एंजियोजेनेसिस को यही जो है इम्पेयर कर रहे हैं। अब फॉर्चुनेटली अप्रॉक्सीमेटली 1/2 ऑफ दिस पेशेंट जो हैं ये स्पॉन्टेनियसली रिकवर कर जाते हैं टू द नॉर्मल फंक्शन। देन आता है हमारे पास आयरन ओवरलोड। आयरन ओवरलोड हार्ट के अंदर जो है ये या तो हेरेडिटरी हीमोक्रोमेटोसिस में होता है, हमने पढ़ा हुआ है, या फिर ये मल्टीपल ट्रांसफ्यूजन्स की वजह से होता है। तो ये क्या करवा देगा, रेस्ट्रिक्टिव कार्डियोमायोपैथी भी करवा देगा। क्यों? क्योंकि इसमें इंटरस्टिशियल फाइब्रोसिस हो जाती है, तो रेस्ट्रिक्टिव वाली होगी जाहिर सी बात है। लेकिन डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी बहुत कॉमन मैनिफेस्टेशन है इसमें। अब ये एट्रीब्यूट है ये कि ना मेटल डिपेंडेंट एंजाइम सिस्टम की इंटरफेरेंस हो जाती है या फिर इंजरी हो जाती है बाय द आयरन मेडिएटेड प्रोडक्शन ऑफ द रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज़, ठीक है, ROS जनरेट हुई है आयरन मेडिएटेड प्रोडक्शन, आयरन की वजह से, ठीक है, या फिर जो है मेटल डिपेंडेंट जो एंजाइम सिस्टम है उसकी इंजरी हो गई है, तो उसकी वजह से जो है डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी हो जाती है। अब आ जाते हैं मॉर्फोलॉजी पे। तो हार्ट जो होता है डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी में, वो आपने याद रखना है कि कैरेक्टरिस्टिकली इनलार्ज कर जाएगा तकरीबन 2 to 3 टाइम अपने नॉर्मल वेट से, और ये फ्लैबी हो जाएगा विद डायलेशन ऑफ ऑल चैम्बर, सारे के सारे चैम्बर जो है इसके डायलेट कर जाएंगे। इस 11.25 फिगर में देखिए यहाँ पे डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी दिखाई गई है, तो ये 4 चैम्बर वाली डायलेशन दिखाई गई है और हाइपरट्रॉफी। और देखें इसमें हमें एक स्मॉल म्यूरल थ्रोम्बस भी नज़र आ रहा है एट दी एपेक्स ऑफ दी हार्ट, यहाँ पे लेफ्ट वेंट्रिकल पे, जो एरो यहाँ पे शो कर रहा है, ठीक है। बी फिगर में नॉन स्पेसिफिक हिस्टोलॉजिक पिक्चर दिखाई गई है टिपिकल डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी में, जिसमें मायोसाइट की देखिए हाइपरट्रॉफी हो गई है और इंटरस्टिशियल फाइब्रोसिस भी हमें नज़र आ रही है। अब इसमें जो ब्लू कलर है ये कोलेजन को डिनोट कर रहा है, जो कि मैसन ट्राइकोम स्टेन प्रिपरेशन से हमें ये ब्लू मिल रहा है, ठीक है। तो मॉर्फोलॉजी में कह रहा है कि क्योंकि वॉल की जो थिनिंग है वो अकम्पनी करती है डायलेशन को, यानी हार्ट डायलेट किया है ना अगर, तो उसके साथ उसकी वॉल की थिनिंग हो गई है। इसके अलावा वेंट्रिकल्स की थिकनेस जो है वो कम होगी बनिस्बत, या फिर इक्वल होगी या फिर ज़्यादा होगी बनिस्बत नॉर्मल के, ठीक है, वेंट्रिकल की थिकनेस। वॉल की तो थिनिंग हो रही है जो कि डायलेशन के साथ हो रही है, लेकिन वेंट्रिकल की थिकनेस या कम होगी या इक्वल होगी या उससे ज़्यादा होगी। अब म्यूरल थ्रोम्बा जो हमने फिगर में भी देखे ये भी प्रेजेंट होते हैं, ये थ्रोम्बो इम्बोलाई का सोर्स बन सकते हैं,
डेफिनेशन से पता चल रहा है कि वाल्वुलर और वास्कुलर लेजन्स, फॉर एग्जांपल जैसे एथेरोस्क्लेरोटिक कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ जो है, ये कार्डियक डायलेशन करवा सकती है सेकेंडरीली, तो ये इसमें एब्सेंट होंगी। वास्कुलर या वाल्वुलर लेजन्स इसमें हमें नहीं मिलेंगी। इसके अलावा कैरेक्टरिस्टिक हिस्टोलॉजिक जो एब्नॉर्मलिटीज़ हैं डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी में, वो नॉन स्पेसिफिक है। मोस्ट मायोसाइट्स हमें हाइपरट्रॉफी दिखाएंगे, जो हमने फिगर में भी देखा। उसके साथ उनका न्यूक्लियाई भी इनलार्ज कर गया है, लेकिन एटीनुएट भी हो सकता है, यानी पतला, स्ट्रेच्ड और इरेगुलर भी मिल सकता है हमें न्यूक्लियाई। तो इसमें हमें वेरिएबल इंटरस्टिशियल और एंडोकार्डियल फाइब्रोसिस भी मिलती है, जिसमें स्कैटर्ड एरियाज ऑफ रिप्लेसमेंट फाइब्रोसिस भी मिलेंगे। द लेटर मार्क प्रीवियस मायोसाइट ischemic necrosis caused by the hypoperfusion, or they may be the footprints of previous missed myocarditis। यानी कि पहले किसी इस्केमिक नेक्रोसिस हुई हो मायोसाइट की, उसके भी हमें निशानात मिल सकते हैं, मार्क्स मिल सकते हैं, जो कि मायोसाइट की इस्केमिक नेक्रोसिस के होंगे। क्यों हुई थी? हाइपोपरफ्यूजन की वजह से, या फिर हमें मिस्ड मायोकार्डाइटिस जो पहले किसी को हुई हो वायरल वगैरह की वजह से, इन्फेक्शन की वजह से, तो उस मायोकार्डाइटिस के भी निशानात मिल सकते हैं, फुटप्रिंट्स। इसके अलावा कह रहा है कि डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी में जो कि सेकेंडरी टू द आयरन ओवरलोड होता है, तो उसमें हमें बहुत ज़्यादा इंट्रामायोकार्डियल हीमोसिड्रिन की एक्यूमुलेशन मिलती है, जो कि डेमोन्स्ट्रेट होती है प्रूशियन ब्लू स्टेनिंग की मदद से। दैट्स इट। अब क्लिनिकल फीचर्स देख लें तो फंडामेंटल जो डिफेक्ट आ जाता है डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी में, वो है कि उसकी कॉन्ट्रैक्शन जो है इनफेक्टिव हो जाती है। ठीक है, जाहिर सी बात है, डायलेट हो गया है। तो एंड स्टेज जो डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी है, उसमें कार्डियक इजेक्शन फ्रैक्शन टिपिकली 25% से भी कम हो जाता है। नॉर्मल याद रखिएगा 50 to 65% इजेक्शन फ्रैक्शन होता है, तो इसमें एंड स्टेज में 25 से भी कम हो जाएगा। सेकेंडरी माइट्रल रीगर्जिटेशन हो जाना और एबनॉर्मल कार्डियक रिदम्स जो हैं, ये इसमें कॉमन है। ठीक है, माइट्रल रीगर्जिटेशन और कार्डियक रिदम्स जो कि एबनॉर्मल होंगी। इम्बोलिज्म हो सकता है इंट्रा कार्डियक म्यूरल थ्रोम्बाई की वजह से। डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी मोस्ट कॉमनली 20 से 50 साल की उम्र के दरमियान जो है डायग्नोस होता है। ये टिपिकली साइंस के साथ मैनिफेस्ट करता है, जो कि स्लोली प्रोग्रेसिव कंजेस्टिव हार्ट फेलियर की तरह के होते हैं, जिसमें यानी पेशेंट को डिस्निया होता है, वो जल्दी थक जाता है, इजी फटीगेबिलिटी, पुअर एक्सर्शनल कैपेसिटी होती है। तो ऐसा लग रहा होता है कि स्लोली प्रोग्रेसिव उसका कंजेस्टिव हार्ट फेलियर की तरह के साइंस होते हैं। तो 1/2 ऑफ द पेशेंट जो है 2 साल के अंदर मर जाते हैं, और सिर्फ 25% जो है वो सर्वाइव करेंगे लॉन्गर देन द 5 ईयर्स। डेथ यूजुअली जो है वो प्रोग्रेसिव कार्डियक फेलियर की वजह से या एरिथमियाज की वजह से इनकी मौत होती है। कार्डियक ट्रांसप्लांटेशन याद रखिएगा, सिर्फ ओनली वाहिद डेफिनेटिव इसका ट्रीटमेंट है। आल्दो इम्प्लांटेशन जो है लॉन्ग टर्म वेंट्रिकुलर असिस्ट डिवाइसेस की जो है वो अब बढ़ती जा रही है। लॉन्ग टर्म वेंट्रिकुलर असिस्ट डिवाइसेस यूज़ की जाती हैं कुछ पेशेंट्स में। ठीक है, कोर्स ऑफ मैकेनिकल असिस्टेंस जो है ये ड्यूरेबल रिग्रेशन करवा सकता है कार्डियक डिसफंक्शन की। ठीक है, रिग्रेशन इस कार्डियक डिसफंक्शन को कम कर सकता है या ख़त्म कर सकता है, रिग्रेस कर सकता है, अगर हम मैकेनिकल असिस्टेंस करें। दैट्स इट। यहाँ पे डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी हो गया। अच्छा, तो अगली टाइप स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा टॉपिक है अगली टाइप पे, वो देख लेते हैं, जो कि है एरिथमोजेनिक राइट वेंट्रिकुलर कार्डियोमायोपैथी। अब एरिथमोजेनिक राइट वेंट्रिकुलर कार्डियोमायोपैथी भी एक ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर है, जो कि क्लासिकली मैनिफेस्ट कैसे करेगा कि इस पेशेंट को जो है राइट साइडेड हार्ट फेलियर होगा और रिदम जो है उसकी डिस्टर्ब होंगी। ठीक है, जो कि सडन कार्डियक डेथ करवा देंगे। राइट साइडेड हार्ट फेलियर के साथ उसकी रिदम भी डिस्टर्ब हुई है, सडन कार्डियक डेथ हुआ है। तो इसकी प्रेवलेंस जनरल एडल्ट पॉपुलेशन में क्लोज टू 1 in 5000 है इन द स्टडी फ्रॉम इटली। इसी तरह की प्रेवलेंस जो है लाइकली है यूएस में, जहाँ पे ये अंडर रिपोर्टेड है। तो तकरीबन 10% जो केसेस हैं सडन डेथ के एथलीट्स में, वो एस्क्राइब हुए हैं इसी वजह से, एरिथमोजेनिक राइट वेंट्रिकुलर कार्डियोमायोपैथी की वजह से। ठीक है, एथलीट्स में। और मॉर्फोलॉजिकली इसमें जो राइट वेंट्रिकल की वॉल होती है वो बहुत ही सिवियरली पतली हो जाती है, ओइंग टू द मायोसाइट रिप्लेसमेंट बाय द फैटी इनफिल्ट्रेशन एंड लेस अमाउंट्स ऑफ फाइब्रोसिस। यानी इसमें इस मायोसाइट जो राइट वेंट्रिकल की वॉल है वो इतनी पतली हो जाएगी कि उसमें जो है फैटी इनफिल्ट्रेशन हो जाती है। इसके अलावा हमें मिलती है, पतली भी हो गई है और मायोसाइट फैटी इनफिल्ट्रेशन के साथ रिप्लेस हो गए, और उसमें फाइब्रोसिस जो है ना थोड़ी मिल रही है, लेसर अमाउंट्स में।
तो इसकी फिगर अगर हम देखें 11.26, तो यहाँ पे हमारे पास ये शोन है एरिथमोजेनिक राइट वेंट्रिकुलर कार्डियोमायोपैथी। तो ये फिगर में देखिए राइट वेंट्रिकल जो है बहुत ज़्यादा डायलेट हो गया है, इसके साथ साथ इसमें हमें फोकल ऑलमोस्ट ट्रांसम्यूरल रिप्लेसमेंट हो गई है फ्री वॉल की बाय द एडिपोस टिश्यू के साथ और फाइब्रोसिस के साथ, ठीक है। और लेफ़्ट जो वेंट्रिकल है ये ग्रॉसली नॉर्मल अपीयर हो रहा है हमें, ठीक है, ये बज़ाहिर नॉर्मल अपीयर हो रहा है, लेकिन कुछ केसेस में ये इन्वॉल्व भी हो सकता है, ये वाला भी वेंट्रिकल लेफ़्ट वाला। अब बी फिगर देखिए तो इसमें राइट वेंट्रिकुलर मायोकार्डियम दिखाया गया है जो कि रेड कलर से हमें नज़र आ रहा है। तो ये फोकली जो है रिप्लेस हो गया है फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू के साथ जो कि हमें ब्लू नज़र आ रहा है, ठीक है, और फैट के साथ जो कि मेसन ट्राइकोम स्टेन की मदद से हमें दिखाया गया है। तो फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू और फैट के साथ ही रिप्लेस हो गया है। तो अब कह रहा है कि बहुत से जो कॉजेटिव म्यूटेशंस हैं ना वो असल में जीन्स को इन्वॉल्व करती हैं जो कि इनकोड करते हैं हमारे डेस्मोसोमल जंक्शनल प्रोटीन्स को, जो इनकोड करेंगे ना जीन्स डेस्मोसोमल जंक्शनल प्रोटीन्स को एट द इंटरकलेटेड डिस्क, जैसे फॉर एग्जांपल प्लैकोग्लोबिन एज वेल एज वो प्रोटीन्स जो कि इंटरेक्ट करती हैं डेस्मोसोम के साथ, फॉर एग्जांपल जैसे हमारी जो इंटरमीडिएट फिलामेंट डेस्मिन है, ठीक है, इनमें म्यूटेशंस आ जाती हैं। तो ये थॉट हुआ है कि मायोसाइट की डेथ जो है ना ये डेस्मोसोमल डिटैचमेंट की वजह से हो जाती है, पार्टिकुलरली स्ट्रेनस एक्सरसाइज के दौरान। जब भी पेशेंट स्ट्रेनस एक्सरसाइज करता है तो उसकी डेस्मोसोमल डिटैचमेंट हो जाएगी तो पेशेंट की डेथ हो जाएगी, ठीक है, मायोसाइट की डेथ होगी तो वही फैटी रिप्लेसमेंट और फाइब्रोसिस वगैरह हो जाएगी, उसकी वजह से इसको एरिथमोजेनिक राइट वेंट्रिकुलर कार्डियोमायोपैथी हो जाएगी, जिसमें राइट साइडेड हार्ट फेलियर, रिदम डिस्टर्बेंसेस और सडन कार्डियक डेथ हो जाती है। दैट्स इट, ये भी हो गया।